नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए साइंस के अच्छे प्रश्न लेकर हम लगातार आपके सामने आ रहे हैं। आज उस कड़ी में हम आपके साथ हैं 15वें सेट को लेकर। चूंकि साइंस का एसएससी में अप्रोक्स 8 से 10 क्वेश्चन का रोल है, तो हम चाहते कि इस 8 से 10 क्वेश्चन के लिए आपको अदर कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। आप हमारे चैनल पे सुबह डेली 9 बजे टाइम से हमारी वीडियो अपलोड होती है। मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट पर डे यदि आप हमारे चैनल पे टाइम देते हैं सुबह के 9 बजे, पक्का ये आपका ये अपलोड हो जाता है। तो आप समझिए उस 15 मिनट में अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन का पर डे आप रिवीजन कर सकते हैं, पर डे नए क्वेश्चन सीख सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जरूर देखा कीजिए। यदि 9 बजे टाइम ना मिले तो कभी भी एक बार आप जरूर, यदि एसएससी का एग्जाम देना है, एसएससी जीडी का, रेलवे का नॉर्मल एग्जाम देना है, तो आप इस 9 बजे वाले सेशन को जरूर देखिए। और बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए, दरोगा के लिए रात के 8:30 बजे आप हमारे चैनल पे जरूर लाइव आइए, ताकि आप साइंस की दुनिया से मुक्त हो सके। तो चलिए आइए मेरे दोस्त, दिखाते आज साइंस के अच्छे प्रश्न जो आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और जहां बच्चे की कंफ्यूजन भी होती है। तो आइए, सबसे पहला सवाल अभी आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर आर्किमिडीज साहब का पिक्चर है। इसका मतलब है कि अगला जो क्वेश्चन आपका है लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो क्लियर है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन का सिद्धांत जो है वो आपको किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको आर्किमिडीज साहब के द्वारा दिया गया था। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका आंसर हो गया आर्किमिडीज। अब आपको समझना यह है कि सर लॉ ऑफ फ्लोटेशन है क्या? तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए ये आपका पानी है, जैसे यहां पर आप इस पिक्चर को देखिए, जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या है? पानी है। ये आपका क्या है भाई? तो ये पानी है। तो अब इस पानी में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी का ग्रेविटेशन क्या करता है? नीचे की ओर खींचती है। और जल क्या करता है? ये पानी क्या करता है? ये पानी उसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? ऊपर की ओर बल लगाता है। किधर बल लगाता है मेरे दोस्त? तो ये पानी क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर बल लगाता है, यानी पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धक्का देता है। तो पानी के पास जो बल होता है उस बल को बायोंट फोर्स कहा जाता है, यानी उस बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। अर्थात इस उत्प्लावन बल के कारण यह ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है। इसके बारे में किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था कि उसी बल के कारण कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी वस्तु जो है, वह पानी के ऊपर क्या करती है? मूव कर पाती है, फ्लोटिंग कर पाती है, बह पाती है। इसलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादक इनको माना जाता है आर्किमिडीज साहब को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? उत्प्लावन बल के बारे में ये बताए थे कि उत्प्लावन बल जो है यह एक प्रकार का फोर्स है। किसका? पानी का फोर्स है। ये जल का फोर्स है जो हमेशा किसी वस्तु पर क्या करती है? ऊपर की ओर लगती है। तो क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन का खोज किसने किया था? तो आपके आर्किमिडीज साहब जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये आर्किमिडीज साहब ने किया था। और इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि पानी के पास एक बल है, इन जल में भी एक बल है जिसके कारण ये किसी वस्तु को ऊपर की ओर क्या करती है? धक्का देती है। क्लियर ना? बस मुश्किल से आप 10 से 15-20 मिनट आपको टाइम दीजिए। एसएससी में साइंस के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। उम्मीद करते हैं ये पूरी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटअप हो गया होगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एप्पल क्या है? अब आप ये नहीं समझिएगा कि एप्पल जो है जो हम लोग खाते हैं सेब वो है। एप्पल जो है चौथी पीढ़ी की एक फास्ट कंप्यूटर है, जिसमें आप देखे होंगे इस तरह का सिंबल लगा रहता है। आप देखे होंगे, चाहे एप्पल का वो लैपटॉप हो, लैपी हो, या एप्पल का मोबाइल हो, उसके पीछे ये कट वाली निशान वाला एक जो है आप देखे होंगे पिक्चर, यही एप्पल का सिंबल हो। और ये है क्या? तो यह एक चौथी पीढ़ी की फास्ट कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा? चौथी पीढ़ी की एक कंप्यूटर जो है इसका नाम क्या है भाई? तो एप्पल है। और काफी महंगा कंप्यूटर भी है। तो क्लियर है, एप्पल क्या है? एप्पल सेब नहीं है, ये चौथी पीढ़ी की एक विशेष कंप्यूटर है। क्लियर ना? चलिए देखिए, 1 नंबर ऑप्शन में एक फल भी लिखा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसा मत समझिएगा कि एप्पल एक फल है। ये सिंपली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता है एप्पल एक सेब है। तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है, सेब वाला ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। एप्पल क्या है तो आप कभी नहीं सोचिएगा वो एक फल के बारे में पूछेगा। एप्पल क्या है पूछेगा,
सीधा समझिएगा वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो एक फास्ट कंप्यूटर है आपका और काफी थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो ये एप्पल जो है ये चौथी पीढ़ी की एक क्या है, कंप्यूटर है। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस में हुआ, किस देश में माना जाता है? किस देश, यहां छूट गया बाबू, किस देश में माना जाता है? तो आप गौर कीजिएगा, ये रासायन विज्ञान वर्ड जो देखते हैं ये आपका रासायन विज्ञान को इंग्लिश में पता है क्या कहा जाता है? सबको पता होगा कि रासायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से। तो ये केमिस्ट्री वर्ड जो है ये मिस्र के केमी वर्ड से बना है। ये केमिस्ट्री वर्ड किससे बना है? तो ये केमिस्ट्री वर्ड जो है केमी वर्ड से बना है। और ये केमी वर्ड क्या है भाई? तो ये केमी वर्ड जो है ये आपको मिस्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी, आपका मिस्र जो है वहां पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो है उस मिट्टी को केमी कहा जाता है। और किसी केमी वर्ड से आपका केमिस्ट्री वर्ड बना। और केमी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो केमी का अर्थ होता है काला। केमी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? केमी का अर्थ होता है काला। और ये केमी वर्ड कहां से बना? तो केमिस्ट्री से बना। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ था? मिस्र देश से। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री का जन्म स्थान देश की बात पूछा जाएगा कि इसका जन्म स्थान देश कौन सा है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? इसके जन्म स्थान देश की बात पूछेगा तो केमिस्ट्री का जन्म स्थान देश मिस्र को माना जाता है। केमिस्ट्री का जन्म स्थान देश किसको माना जाएगा? मिस्र को। जबकि केमिस्ट्री के पिता की बात होता है तो केमिस्ट्री का पिता लैवोजियर को माना जाता है। केमिस्ट्री का पिता किसे माना जाता है? रासायन विज्ञान का पिता जो है वो लैवोजियर साहब को माना जाता है। रासायन विज्ञान का जन्म स्थान देश मिस्र को माना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर मिस्र होगा, क्योंकि इस वर्ड जो केमी है ये मिस्र में विशेष प्रकार की मिट्टी जो काली कलर की थी उसी से यह वर्ड बना है। क्लियर ना? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक बच्चे को हमसे फायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य है हर घर तक, हर बच्चों तक अपनी इस साइंस की दुनिया को लेकर जाने का। आप लोग इसमें सहयोग प्रदान जरूर करें। आगे बढ़े, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉजिट्रिनो किसका प्रतिकण है? देखिए पॉजिट्रिनो और न्यूट्रिनो, मेसोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपके एटम का पार्टिकल्स है। तो आपका एटम जो होता है इस एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। कोई भी एटम जो है परमाणु का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस 3 के अलावे 3 और जो पार्टिकल्स होता है वो उसका एंटी पार्टिकल्स होता है। जैसे पॉजिट्रिनो हो गया, मेसोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया। तो उसमें जो आपका ये पॉजिट्रिनो है ये एंटी पार्टिकल किसका है पता है? इलेक्ट्रॉन का है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस दिशा में हो रहा है तो देखिए पॉजिट्रिनो जो है इसका किस दिशा में होगा? तो इसका जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल्स है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिट्रॉन जो है इस पर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका पॉजिट्रिनो जो है उस पर क्या होता है? पॉजिटिव। ये स्लिप ऑफ टंग था बाबू, ये सबको पता है कि और कल भी हम चर्चा भी किए थे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है, अर्थात क्या होता है? उदासीन होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और इसी का एंटी पार्टिकल्स है पॉजिट्रिनो, जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो किसका एंटी पार्टिकल्स है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। और आपका पॉजिट्रॉन जो है ये पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? पी से पॉजिट्रॉन और पी से पॉजिटिव। तो पॉजिट्रिनो पर पॉजिटिव आवेश और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव आवेश। और वो एक दूसरे का क्या है? एंटी पार्टिकल्स है। यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है पॉजिट्रिनो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश और पॉजिट्रिनो पर पॉजिटिव आवेश। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल आपका कहता है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? कहता रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
जैसे मान लिया था ये यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, या बेरियम है, रेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब विखंडित होता है तो इससे 3 पार्टिकल्स निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो इससे मान लीजिए अल्फा निकलता है, या इससे बीटा निकलता है, या इससे गामा निकलता है। इसके अलावे ये 2 भागों में टूट जाता है। जैसे ये यूरेनियम जब 2 भागों में टूटता है तो इससे जो है आपका बेरियम और रेडियम का निर्माण होता है, या क्रिप्टन का निर्माण होता है। तो इस तरह से अलग अलग अन्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का निर्माण होता है। इसी तरह से जब वो लगातार टूटते रह जाता है तो टूटते टूटते जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है, वो लास्ट प्रोडक्ट क्या है पता है, वो लास्ट प्रोडक्ट आपका सीसा बचता है, अर्थात पीबी, यानी लास्ट प्रोडक्ट क्या है उसका, लेड, यानी पीबी बचता है। कोई कंफ्यूजन आपका? जब समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है इसका जब क्षय होता है तो अंतिम प्रोडक्ट के रूप में क्या बचता है, तो आपका अंतिम प्रोडक्ट जो है वो आपका सीसा बचता है कोई ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। इन समस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब आपको क्षय होता है, टूट जाता है, तो अंतिम रूप से, जैसे ऐसे समझिए ना कि हम लोग गोईठा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी और गोईठा जलाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? राख। लकड़ी और गोईठा जलाते हैं तो अंतिम उत्पाद उसका क्या है? राख है। उसी तरह से आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब जलाते हैं, जब ये विखंडित होता है तो फाइनली अंतिम प्रोडक्ट जो है उसमें आपका सीसा बच जाता है। क्लियर? लेड बच जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? तो ध्यान, समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप्स। समस्थानिक किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक जो है वो पोलोनियम तत्व का है। पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसके आइसोटॉप्स की संख्या, इसके समस्थानिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पोलोनियम का 27 समस्थानिक है, यानी इसके समस्थानिक की संख्या कितना है? तो आपका इसका जो है पोलोनियम का, इसके पास 27 समस्थानिक है, जबकि कार्बन का 2 समस्थानिक होता है, सोडियम का 2 समस्थानिक है, फिर आपका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। कार्बन का 2 है, सोडियम का 2 है, हाइड्रोजन का 3 है। यूरेनियम की बात करेगा तो यूरेनियम का भी 3 है, लेकिन पोलोनियम की बात करेगा तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27, यानी सबसे ज्यादा है। तो अलग अलग तत्व के आप समस्थानिकों की संख्या जरूर ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कभी आपसे पोलोनियम के बारे में पूछा कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका है, तो आंसर हो जाएगा पोलोनियम का सबसे ज्यादा समस्थानिक है। और इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी? तो 27। हो सकता है आपसे एग्जाम में हाइड्रोजन का पूछे कि हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? 3, कार्बन का 2, सोडियम का 2, यूरेनियम का 3। नहीं, यूरेनियम 235, 237, 238 आपने नाम सुना होगा। तो ये सब क्या हो गया? इसके समस्थानिक हो गए। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ध्यान देंगे, ये पीएच जो है, इस पीएच का मतलब पहले जानिए। इस बार एनटीपीसी का मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पावर ऑफ हाइड्रोजन मार दिए, जबकि पावर ऑफ हाइड्रोजन व्यवहारिक तौर पर इसको बोल देते हैं, लेकिन रियल पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है बाबू? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो है, यानी पोटेंज का मतलब शक्ति होता है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पीएच का मान होता है। और इसका निर्धारण किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। यानी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिकों ने पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया। और सोरेनसन ने क्या किया? एक पीएच स्केल बनाया, जो स्केल 0 से 14 तक के रेंज का था। इसमें आप बहुत सारी जानकारी अभी आप पीएच स्केल से सीखेंगे, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। गौर से देखिएगा और कभी भी मेरी पूरी वीडियो देखिए, ताकि आप अच्छे तरीका से पूरी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। गौर कीजिएगा बाबू। सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया। तो पीएच का मतलब हो गया पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में किसने बताया? सोरेनसन ने बताया। इसका रेंज क्या है? तो 0 से लेकर 14 तक। इसका परिसर पूछता है कि पीएच स्केल का परिसर कितना? तो 0 से लेकर 14 होता है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया। जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होता है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, उसकी प्रकृति एसिडिक होगा।
अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा जिसका होगा उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो आपका उदासीन होता है। यानी पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन। क्लियर ना? चलिए, तो इसके बारे में किसने बताया भाई? तो आंसर डी होगा। इसके बारे में सोरेनसन ने बताया। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका रेंज 0 से 14 तक, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 हो गया तो उदासीन अर्थात न्यूट्रल। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए, अगला सवाल कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यानी 0 से लेकर ये जो आपका 14 तक के रेंज है, अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो इसकी प्रकृति बेसिक है। यानी इसकी प्रकृति कैसा होगा? क्षारीय होगा, बेसिक। 7 से कम रहेगा तब क्या होगा? आपका एसिडिक होगा, और 7 रहेगा तब क्या होगा? न्यूट्रल। तो 7 से ज्यादा होगा, कहता है क्षारीय विलयन जो है इसका पीएच मान होता है हमेशा, तो आंसर क्या होगा? 7 से ज्यादा। क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा क्या होगा? 7 से ज्यादा। अम्लीय की बात करेगा 7 से कम, और उदासीन की बात करेगा तो 7। रेंज कितना पीएच स्केल का? 0 से लेकर 14 तक किसने बनाया? तो सोरेनसन ने बनाया। उम्मीद करते हैं पीएच स्केल के सारे सवाल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। पक्का हो गया तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला कहता है एलपीजी में कौन सा मुख्य रूप से गैस है? देखिए, आपका एलपीजी जो है इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बोले तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आपको मुख्य रूप से जो है ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। यानी एलपीजी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन इन दोनों से हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा की बात करेगी तो सबसे ज्यादा मात्रा में यानी इसका 50% जो है वो आपका ब्यूटेन रहता है, आपका 48% जो है वो आपका ये आपका प्रोपेन रहता है, और मात्र 2% जो है वो पेंटेन रहता है। तो मेन वो किससे बना होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। एग्जाम में सवाल पूछता है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन है। सर्वाधिक मात्रा की बात करेगा तो आपका ब्यूटेन होगा, और सबसे कम की बात करेगा तब पेंटेन होगा। सबसे कम की बात करेगा तब आपका क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा, जो कि मात्र 2% रहता है, ब्यूटेन 50% रहता है, और प्रोपेन 48% रहता है। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन सी गैस मुख्य होती है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी में सबसे मेन कौन होता है? ब्यूटेन। उसके बाद कौन होता है? प्रोपेन। और सबसे कम कौन होता है? तो पेंटेन। कोई दिक्कत? चलिए, अगला सवाल कहता है भूरा कोयला के नाम से, ये आप अभी कोयला देख रहे हैं, ये देखने में इसका कलर कैसा लग रहा है? भूरा लग रहा है। ये कौन सा कोयला है? तो ये आपका लिग्नाइट कोयला है। तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? ये जो आपका लिग्नाइट कोयला है, इस लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है बाबू? भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला जो है ये आपको घटिया किस्म का कोयला। क्वेश्चन पूछता है कि घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? तो घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को। और एंथ्रासाइट जो है यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला, सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो है वो आपका एंथ्रासाइट है। लेकिन ये क्वेश्चन भूरा कोयला का था, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लिग्नाइट। उम्मीद करते हैं 100% ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि सेट हो गया तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।